Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video here, we are going to try and solve a few past paper questions, and these past paper questions are from current, electricity, and DC circuits. Current electricity and DC circuits, और ये content है AS level का, not O level. ओके जो भी रिलेटेड फॉर्मूला होगा मैं होपफुली वो रिकॉल करके आपको याद करवाने की कोशिश कर दूंगा, और होपफुली जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, तो आप अपने आंसर साथ साथ वेरीफाई करते जाइएगा। कुछ आंसर्स मैंने देख के इंक्लूड भी कर लिए हैं ताकि हम ज़्यादा होल्ड अप ना आए। ओके लेट्स ट्राई। दिस विल बी आवर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द वीडियो। आपके जो भी कमेंट्स होंगे आप प्लीज मुझे करते रहिएगा, भेजते रहिएगा। आफ्टर द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन आई विल address those comments. A metal wire has a resistance R. मेटल वायर की एक रेजिस्टेंस है, मैं एक मेटल वायर बना लेता हूँ। लेट्स से ये है मेरे पास एक मेटल वायर, इसकी रेजिस्टेंस है R। लेट्स से इसकी कोई लेंथ है L, इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। ओके, द वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स डायमीटर डिक्रीजेस टू 94% ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर। ओके, पहले लेट्स से डायमीटर थे D, अब हमने उसको स्ट्रेच कर दिया है। स्ट्रेच कर देने से उसका डायमीटर पहले का 94% हो गया है। दैट मीन्स 0.94 ऑफ डी, 94% ऑफ प्रीवियस डायमीटर। तो 94% ऑफ डी में लिखता हूँ। परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड विद डी करते हैं, दैट गिव्स अस 0.94 डी। ओके दैट्स ग्रेट। तो नई जो वही वाली तार है, अब हमने उसको स्ट्रेच किया है तो उसका डायमीटर अब 0.94 डी हो चुका है। ऑफ कोर्स स्ट्रेच किया है तो लेंथ पहले से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। कहा जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ द वायर इज अनचेंज्ड। वॉल्यूम इज अनचेंज्ड, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, आपसे कहते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर। स्ट्रेच्ड वायर की रेजिस्टेंस क्या है? अच्छा जी, न्यू रेजिस्टेंस R2 हमने निकालना है। जरा रिकॉल करते हैं, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। ए की जगह मैं लिखता हूँ रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। ऑल्सो हमें कहा जा रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। ये जो लेंथ है ना, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई क्वेश्चन में। इसका मतलब है लेंथ को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अपने फॉर्मूला के अंदर बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए से। तो यहाँ पर जहाँ लेंथ मौजूद है ना, इसकी जगह पर मैं डाल देता हूँ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, ऑल्सो हम इसको थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। आर इक्वल्स टू रो, एल की जगह है वॉल्यूम ओवर एरिया डिवाइडेड विद एरिया था, तो रेजिस्टिविटी इनटू वॉल्यूम ओवर एरिया स्क्वायर बन जाता है। एक एरिया के अंदर पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पाई डी बाई 2 होल स्क्वायर, और फिर इस पूरे का स्क्वायर भी है। ऑल राइट, बस अभी तक मैं कुछ सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। डेंसिटी इंटू सॉरी रेजिस्टिविटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4, और फिर इस पूरे का भी स्क्वायर है। इसका मतलब है रेजिस्टिविटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब नई रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमसे ये कहता है कि नया डायमीटर जो है ना वो है 0.94 ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर। 0.94। ओके, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले अगर डायमीटर डी था, अब डायमीटर कितना है। तो मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी फिर से बना लेता हूँ। रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगी, पाई भी एक कांस्टेंट है, 16 भी एक कांस्टेंट है। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी मैं बना सकता हूँ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी रेज टू पावर 4। ओके, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं खत्म करूं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, r इंटू डी रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। ओके, पहले वाली रेजिस्टेंस को R1 कह लेते हैं, पहले वाले डायमीटर को D कह लेते हैं। बाद वाली रेजिस्टेंस R2 में हम इंटरेस्टेड हैं, और बाद वाला डायमीटर है 0.94
d raised to power 4. You're interested in this R2? R1 into d raised to power 4 divided by 0.94 d whole raised to power 4. तो अब हमें सिंपली ये करना है कि R1 डिवाइडेड बाय, अच्छा डी रेस टू पावर 4 भी ऊपर, डिवाइड बाय 0.94 का रेस टू पावर 4 ले लें, इसको d की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें, d पावर 4 दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, R2 comes out to be R1 divided by 0.94 raised to power 4. प्लीज इसको जरा किसी कैलकुलेटर से इवेलुएट कर लें, देखें क्या आंसर आता है. The correct answer comes out to be R2 equals to 1.28 times of R. So the correct answer is indeed going to be D. We take a little break here and see if everything's okay so far. Please send me your messages. Moving on to the next question. Question number 51. Question number 51. ये पूछा गया था, देखते हैं. It says a cell of negligible internal resistance is connected to R1, R2, and R3 as shown. The cell provides power to the circuit and power is dissipated in the resistor. Okay. Which word equation must be correct? Power loss in R1 equals to power loss in R2 plus power loss in R3. पावर के कुछ तीन फॉर्मूलाज मुझे याद पड़ते हैं. एक है करंट इनटू वोल्टेज, एक है V स्क्वायर ओवर R, और एक है I स्क्वायर इनटू R. ये एक पैरेलल सर्किट है. यहाँ से जो भी करंट आता है उसका थोड़ा सा हिस्सा इधर जाता है, बाकी हिस्सा इधर जाता है. इन दोनों ब्रांचेस में ना वोल्टेजेस एक जितने हैं, इन दोनों ब्रांचेस में वोल्टेजेस एक जितने हैं. ओके. पैरेलल में होते हैं ना, तो वोल्टेज एक जितने हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज एक जितना है. पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो जिस ब्रांच में ज्यादा रेजिस्टेंस लगी होगी वहां पर पावर कम जनरेट होगी, और जिस ब्रांच में कम रेजिस्टेंस होगी उसी ब्रांच में ज्यादा पावर जनरेट होगी. ये हमें इन प्रोपोर्शनैलिटी से पता चलता है. ओके. अब कहते हैं विच वर्ड इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट. इनमें से कौन सी वर्ड इक्वेशन शुड बी करेक्ट. लेट्स सी. Power loss in R1 equal to power loss in R2 plus power loss in R3. Then that means ये कह रहा है कि जितनी पावर ऊपर जनरेट होगी टोटल पावर उतनी ही नीचे भी जनरेट होगी. ये बात तो ठीक नहीं है. हमने देखा जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां कम पावर जनरेट होगी. जाहिर सी बात है, हो सकता है कि अगर नीचे वाले रेजिस्टर्स दो एड अप हो रहे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज के बारे में हमें नहीं कुछ पता, तो हम ये कह नहीं सकते कि ऊपर वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस और नीचे वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस एक जितनी होगी. It is natural to assume that resistances इनकी different होंगी. Okay, let's see. पहली ऑप्शन तो गलत हो गई. दूसरे में लिखा है पावर लॉस इन R2 इक्वल्स टू पावर लॉस इन R3. ये बात भी हम किसी भी तरह कंक्लूड नहीं कर सकते. That doesn't make any sense. Power output of a cell is equals to power loss in R1, power loss in R2, power loss in R3. ये बात तो जरूरी है. इस बैटरी ने यहाँ से करंट को ड्राइव करके आना है. जितनी पावर बैटरी सप्लाई कर सकती है मैक्सिमम उतनी ही पावर जनरेट हो सकती है, उससे ज्यादा जनरेट नहीं हो सकती. दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज मेकिंग द मोस्ट सेंस. पावर सप्लाइड इक्वल्स टू पावर जनरेटेड. पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर जनरेटेड. सारे रेजिस्टर्स में जितनी पावर जनरेट हो रही है टोटल उतनी ही पावर हमने सप्लाई की थी, तभी तो वो आगे रेजिस्टर्स में कंज्यूम हो रही है. प्लीज सेंड मी योर मैसेजेस इफ यू हैव एनी फीडबैक अबाउट दिस. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे हैं जी. क्वेश्चन नंबर 53 करवाएं. देखिएगा, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है. आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन अ कपल ऑफ टाइम्स. इतना मुश्किल नहीं है. ओके, लेट्स सी. Circuit diagram shows four resistors of different resistances P, Q, R and S connected to a battery. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. This is very small. All right. चलो, let's see. The question says the circuit diagram shows four resistors of different resistance P, Q, R and S connected to a battery.
तो वोल्ट मीटर रीडिंग जीरो। अच्छा जी, अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो है, इसका मतलब है जितना वोल्टेज यहाँ बाकी है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी बाकी होगा। वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में अगर कोई डिफरेंस नहीं है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर 2 वोल्ट्स हैं, यहाँ पर भी 2 वोल्ट्स हैं, तो वोल्ट मीटर के विल शो यू जीरो वोल्ट मीटर डिफरेंस, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। सो इन दिस केस उन्होंने हमें कह दिया है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो तो जीरो है। ओके, विच इक्वेशन इज करेक्ट? अच्छा, ऑल राइट। अब देखें, यहाँ पर ये एक सीरीज सर्किट है और यहाँ पर ये एक सीरीज सर्किट है। ओके, अब सीरीज सर्किट के केस में जी ये होता है कि सीरीज सर्किट के केस में ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। पोटेंशियल गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द रेजिस्टर्स पी और क्यू और आर और एस। इन दोनों, ये दोनों दो पी और क्यू और आर और एस, दे आर टू सेपरेट पोटेंशियल डिवाइडर्स। ऑलराइट, अगर मैं सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच को कंसिडर करूं, लेट्स से मैं ये पता करना चाहता हूं कि पी में कितना वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है। फॉर दैट आई वुड हैव टू कीप पी इन द न्यूमरेटर, P plus Q in the denominator, and then multiply it with the total EMF, वो है E, let's call that E. Okay, अब ये VP तो E में से यहां इस्तेमाल हो गया P के अंदर। Okay, अब हम ये देखते हैं कि R और S ये दोनों भी तो इसी EMF वाले, इसी EMF वाली बैटरी के साथ अटैच्ड है ना। इसका मतलब है R और S में मिला के भी उतना ही वोल्टेज होगा जितना कि टोटल बैटरी का है। ये बात एक दफा फिर से देख लेते हैं जी, आसान सी बात है, गौर से देखिए। राइट नाउ दिस सर्किट बिहेव्स लाइक टू सेपरेट सीरीज सर्किट्स। ये है P, ये है Q। इस पॉइंट को हम लेट से X कह देते हैं, और एक नीचे वाला एक और सर्किट है। बैटरीज अलग अलग नहीं है, लेकिन बैटरीज एक जितना वोल्टेज प्रोवाइड करती हैं इन पैरेलल। तो ये है R, ये है S, लेट्स कॉल दिस पॉइंट टू बी Y। EMF E, इसका भी EMF E। अगर मैं ये निकालना चाहूं कि X पे कितना EMF बाकी रहता है, उसके लिए मुझे ये P का वोल्टेज जो P में कंज्यूम हो गया है वो पता चल जाए। E में से माइनस कर दूं तो X वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स पता चल जाएगा। तो मैं पहले इसके लिए एक फॉर्मूला लिखता हूं, VP इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय P प्लस Q इंटू E। ओके, और इसी तरह अब नीचे वाले रेजिस्टर R के लिए भी ये फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं। वोल्टेज कंज्यूम्ड इन R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय R प्लस S मल्टीप्लाइड बाय E। ओके, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। अब गौर से देखने की जरूरत है, यहाँ पर 2 वोल्ट और यहाँ पर 2 वोल्ट, मैंने ऐसी अपनी अपनी तरफ से एक वैल्यू अज्यूम कर ली। इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ तब ये हमें 0 वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा। लेट से पीछे से टोटल 10 वोल्ट्स था, यहाँ से 10 वोल्ट्स करंट 10 वोल्ट्स लेके आया, उसने 8 वोल्ट पी को दे दिया, तभी तो यहाँ 2 वोल्ट्स बाकी रहेंगे। ऑल्सो जो करंट यहाँ नीचे गया उसने 8 वोल्ट आर को दिए, तभी तो यहाँ 2 वोल्ट्स बाकी रहेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि पी में और आर में दोनों में एक जितना वोल्टेज कंज्यूम हुआ है। पी में और आर में दोनों में एक जितना ही वोल्टेज कंज्यूम हुआ है। ओके, now let's try to do some mathematics. VP and VR इनको इक्वेट करके देखते हैं। P over P plus Q into E equals to R over R plus S into E। यहां से ये E और ये E कैंसिल आउट हो जाता है। P into R, P into R plus P into S equals to R into P plus R into Q। ये पी आर और ये पी आर कैंसिल आउट हो जाता है। अल्टीमेटली पी एस कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर क्यू। सो द करेक्ट आंसर शुड बी पी एस इक्वल्स टू क्यू आर। एक दफा आपके लिए फिर से हाईलाइट कर देता हूँ जी, सेंड मी योर मैसेजेस। चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर ये एक छोटा सा क्वेश्चन और छुपा हुआ रखा है, इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। 52, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी आवर क्वेश्चन नंबर, होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ओके, व्हाटएवर, 4 या 3 जो भी है, लेट्स सी। लिखा हुआ है
A typical mobile phone battery has an EMF of 5 volts. अच्छा, EMF है 5 volt and an internal resistance of 200 milliohms. What is the terminal potential difference? Terminal potential difference होता है VT जब इतना करंट फ्लो हो रहा है. मैं एक सर्किट बना लेता हूँ जी कुछ इस तरीके से. दैट विल हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन. वो कहते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये किसी एक सर्किट में इसको अटैच किया, मैं लैंप लगा देता हूँ, उसने कहीं कहा नहीं है कि लैंप है. एनीवे, ईएमएफ है 5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 200 मिली ओहम्स. आपको ये बता रहे हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 500 मिली एम्पेयर. आपको याद पड़ता होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स के बाहर का वोल्टेज है. दैट मींस बैटरी के बाहर कितना अवेलेबल होता है. ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर. जो अंदर बैटरी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वोल्टेज वो है आई इंटू आर. इसके साथ हम ऐड करते हैं द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो बैटरी के बाहर अवेलेबल है. ईएमएफ है 5, करंट है 500 मिली एम्पेयर 10⁻³ इंटरनल रेजिस्टेंस है 200 मिली ओहम्स 10⁻³ प्लस वीटी. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 5 माइनस ये 0.5 इंटू 0.2 है शायद. कैलकुलेशन कर लीजिएगा प्लीज. 0.1 आई थिंक 4.9 आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चेक करके देख लीजिएगा. एक दफा फिर से सुन ले यहाँ पर. ये E is the EMF of the battery, IR is the voltage consumed inside, and VT is the terminal potential difference, that is the voltage available outside the battery. जाहिर है जितना टोटल है उसमें से जितना अंदर इस्तेमाल हो गया है और जितना बाहर इस्तेमाल हो सकता है ऐड कर दें तो टोटल के बराबर आएगा ना आंसर. दैट इज व्हाई आई रोट दिस इक्वेशन. नोट्स में देखिएगा इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई है वहां पे भी. अच्छा जी, वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर जो I like to move it a little bit. All right, this here is another question. Attempt करने की कोशिश करते हैं. If you have a comment, if you want to say something right now, please do. Okay. और आप अब आपने मुझे एक अलग से मैसेज कर देना, मैं आपको क्वेश्चन सारे भेज दूंगा तो यू कैन आस्क मी देयर. Okay, it says a cell of negligible internal resistance is connected to a network of resistors and a voltmeter as shown. The reading on the voltmeter is 0. This is a similar question जो हमने पहले देखा है. मुझे ना ये सर्किट जरा अजीब लगते हैं इसलिए मैं इनको फिर से बनाना प्रेफर करता हूँ. आपको अगर ये आसान लगते हैं यू कैन कंटिन्यू विद दिस, नो प्रॉब्लम. ये 2 ओहम्स वाला है, ये 4.8 ओहम्स वाला है, ये 3 ओहम्स वाला है, ये 14.4 ओहम्स वाला रेजिस्टर है. इसके साथ यहाँ पर एक और रेजिस्टर लगा हुआ है हमारे पास एंड दैट रेजिस्टर इज आर. यहाँ पर इस तरह से एक वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है और हमें बता रहे हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर आर? इसकी रेजिस्टेंस हमने निकालनी है. ओके, हम चाहें तो ऊपर जो हमने वो फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी थोड़ी देर पहले वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. इधर गया. ये P और R इनको हम और Q और S इनको यूज कर सकते हैं. P को S से मल्टीप्लाई करें, Q को R से मल्टीप्लाई करें. लेट्स सी. This 3 ohms has to get multiplied with this 4.8. This 2 has to get multiplied with the combined resistance. Okay, तो इनकी combined resistance को मैं X कह लेता हूँ. 3 multiplied with 4.8 should be equal to 2 multiplied by X. अब यहाँ से X के लिए सॉल्व कर लें. 3 into 4.8 divided by 2. What do you get? 2.4. 2.4 into 3, 7.2. X is equals to 7.2 ohms.
अब ये दोनों सेपरेटली ऐसे पैरेलल में अटैच्ड हैं, तो पैरेलल में तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स ऐड अप होते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इनकी यहां से आई थी 7.2, तो 1/7.2 माइनस 1/14.4 इक्वल्स टू 1/r। अब सिंपली 14.4 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाय 14.4 multiplied with 7.2 equals to 1/r. R will be equal to 14.4 into 7.2 divided by 14.4 minus 7.2। जल्दी से जरा कैलकुलेटर से ये सॉल्व करके मुझे बताएं आंसर क्या आता है। I'll get a calculator myself। into 7.2, न्यूमरेटर में आता है 103.68 divided by 14.4 minus 7.2, that is 7.2, so 103.68 divided by 7.2, that gives me 14.4. So the correct answer needs to be this. Let's check the calculation for a little bit. 3 into 4.8, 2 into their combined resistance. Okay, ये सब हमें करने की जरूरत भी नहीं थी अगर हम थोड़ा सा याद कर लेते। R और 14.4 दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच्ड हैं, उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रही है 7.2। तो अगर ये मेरे जहन में आइडिया आ जाता कि ये 14.4 है, तो ये दोनों रेजिस्टर्स एक जितनी रेजिस्टेंस के होते हैं ना, तो हम एक रेजिस्टर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7.2 ही आता है। ओके, so in my opinion 14.4 should be the right answer. Let's see if you have any problems regarding this. Can you explain how you reconstruct the circuit and how to figure out which is in series with which? सर नहीं समझ आया। ओके, हो गया। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सर्किट कैसे बनता है, मैंने सर्किट कैसे बनाया दोबारा से गौर से देख लीजिएगा, बार बार ये करना पड़ता है हमें। बेसिकली हमें हमेशा बैटरी के किसी एक टर्मिनल से अपने रास्ते को ट्रेस करना शुरू करना होता है। करंट इधर तक पहुंचता है। लेट मी कॉल दिस पॉइंट टू बी ए, इसको बी कह लेते हैं, इसको सी कह लेते हैं, इसको डी कह लेते हैं। तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आता है। लेट्स से दिस इज द टर्मिनल ए। ए टर्मिनल में पहुंच के देर आर टू पाथ्स। एक रास्ते में ऊपर 3 ओहम्स है और एक रास्ते में 2 ओहम्स है। फिर करंट ए से बी तक जाता है और बी से फिर सी तक आएगा। दैट मीन्स 3 ओम्स में से गुजरने के बाद ये वो टर्मिनल है बी। बी से आगे ये 14.4 अटैच्ड है और बी से ही ये एक आर बी अटैच होता है। और ये जो 2 ओम्स था नीचे वाली ब्रांच में, यहां से गुजरने के बाद दिस इज द टर्मिनल डी। फिर डी में से गुजरने के बाद दैट्स योर 4.8 ओम्स। और वोल्ट मीटर बी और डी के दरमियान में लगा है, मैं यहाँ वोल्ट मीटर अटैच कर देता हूँ। ठीक है जी, बाकी सर्किट हम यहाँ से कंप्लीट कर देते हैं। दैट्स हाउ आई रिकंस्ट्रक्टेड द सर्किट। इमेजिन करें ए और सी से पकड़ के ना इस तार को पीछे खींच दें, ए से भी और सी से भी पीछे पीछे खींच दें, तो क्या होगा, ये ऐसे स्ट्रेटन आउट नहीं हो जाएगा। जी, हमने आपको ये पता चला मैंने सर्किट कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया है। No, if you got disconnected, you got to watch the video. I can't say this to you. Say this all over again for you. तानिया पूछ रहे हैं, as it uses an out of syllabus. No, it's not out of syllabus. वो तो मैंने यहाँ यूज करके दिखाया आपको, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि वो आपको याद होना चाहिए। आप हम उसके बगैर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। आप देखिएगा, वी कैन टेक द लॉन्गर राउट। मैंने जो सर्किट रिकंस्ट्रक्ट किया था वो मैं एक दफा फिर से बना देता हूँ। ओके, ये सर्किट था 2.00 और ये था 4.80।
और यहाँ से ये बैटरी है, यहाँ पर इधर ऐसे ऐसे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ओके, उन्होंने हमें बताया है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है, इसका मतलब है जितना वोल्टेज इधर इस्तेमाल हुआ उतना ही वोल्टेज इधर भी होगा। ओके, तो you simply make an expression for the voltage consumed in this 2 ohm resistor. Let's call that V2. V2 2 divided by 2 plus 4.8 into E. इसी तरह यहाँ पर जो इस वाले 3 ओम वाले रेजिस्टर में वोल्टेज इस्तेमाल हुआ, लेट्स कॉल दैट V3। तो V3 इज 3 डिवाइडेड बाय इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम X कह लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं E के साथ। क्योंकि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 वोल्ट्स है, इसका मतलब ये होगा कि ये V3 और ये V2 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। 3/x इंटू ई इक्वल्स टू 2/6.8 इंटू ई और ई कट जाता है, 3 इंटू 6.8 इक्वल्स टू 2x। So what does that give you? 3 into 6.8. 3 into 6.8 is 20.4. 20.4. Okay. And that should give us 2x. ये 2 यहाँ आके हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। Okay. That should give us, has there been a calculation error? Please check. 10.2 equals to x. Okay. 2 plus 4.8, ये तो ठीक है। ओके, और ऊपर भी 2 था, दैट्स ऑल राइट। और यहाँ पर है V3। अच्छा, ये है V3 डिवाइड बाय x प्लस 3, क्योंकि इन दोनों की x है ना, इन दोनों की मिला के x है। दिस शुड हैव बीन x प्लस 3, माय बैड। एक दफा फिर से देख लीजिएगा जी, आई लाइक टू मेक दिस करेक्शन हियर। इस 3 का वोल्टेज निकालने के लिए हमें 3 ओहम्स ऊपर रखना है और कंबाइंड रेजिस्टेंस नीचे रखनी है। इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी 3 प्लस एक्स। मैंने अज्यूम किया है सिर्फ एक्स, क्योंकि अगर मैं एक्स निकाल लूँ ना, तो फिर ये वाला अननोन रेजिस्टर आर मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। फिर ये V3 और ये V2 दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स इंटू ई इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 6.8। ये देखेंगे, ये 2 प्लस 4.8 को मैंने ऐड करके 6.8 लिखा है, इसको ई से मल्टीप्लाई करें, ई और ई कट जाता है। 3 इंटू 6.8 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस एक्स, दैट गिव्स अस 20.4 divided by 2 minus 3 equal to x, that gives us 7.8 ohms. And now 1 over 7.2 ohms, 1 over 7.2 should be equal to 1 over 14.4 plus 1 over r. यहाँ से r के लिए सॉल्व कर लें, r comes out to be 14.4 ohms. एक दफा ये बात गौर से देखें, अगर वो कहता है वोल्ट मीटर रीडिंग 0 है, तो इसका मतलब है कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्ट मीटर अटैच्ड है वहां पर एक जितने वोल्टेजेस हैं। तो इसका मतलब है उनके पीछे जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उन दोनों में एक जितना वोल्टेज इस्तेमाल हुआ होगा। तो मैंने ये 2 ओहम के लिए एक पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लिखा, वो ये रहा। फिर मैंने ये जो ऊपर वाले सारे रेजिस्टर्स थे इनके लिए पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लिखा, वो ये रहा। फिर वोल्टेजेस को इक्वेट कर दिया, दैट्स इट। फिर एक्स के लिए सॉल्व किया, एक्स इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई थी, जिसको मैंने यहाँ रेड से सर्कल किया। ओके, थोड़ी सी बात समझ आई है मेरी? इसके लिए आपको वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपने देखा, उसके बगैर भी ये सॉल्व होता है। जी 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 दानिया, आई मेड द करेक्शन, यस, थैंक यू। नीड योर रिस्पॉन्सेज एवरीवन, नीड योर रिस्पॉन्सेज। चलो शाबाश, लेट्स मूव ऑन। This is also a kind of a nice question. Let's see how this should be done. Two cells with EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected to the resistor R as shown. कहते हैं the terminal potential difference across cell 1 is 0. अच्छा, cell 1 के across terminal potential difference तो है 0.
If you remember, EMF equals to IR plus the terminal potential difference VT. तो E माइनस आई आर इक्वल्स टू, उन्होंने बताया है कि पहले सेल का, इसका ईएमएफ को E1 कह देते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को R1 कह देते हैं। उन्होंने बताया कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल तो है 0। इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर E1 शुड बी इक्वल टू I इंटू R1। दैट इज equation number 1, an important equation in the context of this question. Now, let's try to write down an equation for the entire circuit here. Okay. याद करें, how many EMFs are inside this loop? How many EMFs are inside this loop? एक है E1, एक है E2। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। Whenever the positives and negatives of two different cells are connected together, इसका मतलब ये है कि these cells are, their EMFs are getting added together। ये दोनों सेल मिला के एक बैटरी बना रहे हैं, और EMF should be equal to the potential difference inside that loop। ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोल रहा हूं मैं। EMF in a closed loop should be equal to the potential difference consumed in that loop। आप इस लूप में देख लें कि कितने पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। ईएमएफ्स यहां मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूं, ये दो ईएमएफ्स हैं, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं। दैट मींस दोनों के पॉजिटिव एक ही तरफ है, नेगेटिव्स एक तरफ है। और इसमें ये जो रेजिस्टर्स हैं R1 R2 एंड कैपिटल आर, ये कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर का मतलब है ये वोल्टेजेस को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक ही लूप है तो हर जगह करंट एक जितना ही होगा। I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू कैपिटल आर। ये क्या क्या है? R1 में जो वोल्टेज इस्तेमाल होता है उसे V1 कह देते हैं, R2 में जो इस्तेमाल होता है उसे V2 कह देते हैं, कैपिटल आर में जो यूज होता है उसको VR कह देते हैं। तो I V1 is going to be I into R1, Ohm's law। V2 should be equal to I into R2, Ohm's law। VR should be equal to I into capital R, Ohm's law। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, दो इक्वेशंस हैं। ओके, अब हमें कुछ करना है यहां पर। E1 प्लस E2 इक्वल्स टू, यहां से I को कॉमन लेके देखते हैं क्या होता है, कोई फायदा होता है या नहीं होता। R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर। ये इक्वेशन 2 बना ली हमने। इक्वेशन 1 में से ना E1 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू I आता है मेरे पास। मैं अगले स्टेप में ये करता हूँ कि आई की जगह पर ना ये सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ कुछ बनता है या नहीं बनता। क्योंकि हमें तो कुछ प्रूव करना है ना इस इक्वेशन में, तो उसके लिए यू हैव टू ट्राई आउट अ फ्यू थिंग्स। आई की जगह पे आ जाता है E1 डिवाइडेड बाय R1, और यहाँ पे आएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर। ये R1 यहाँ जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। E1 R1 प्लस E2 R2। अच्छा जी, यहाँ से E1 इंटू R1 प्लस E1 इंटू R2 प्लस E1 इंटू R। मैंने इधर ब्रैकेट्स खोला है और कुछ भी नहीं किया। ओके, ये E1 R1 और ये E1 R1, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। E2 इंटू R2 रह जाएगा लेफ्ट पे, और इधर है E1 इंटू R2 प्लस E1 इंटू R। यहां से ये E1 R2 यहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। E2 R2 माइनस E1 R2 डिवाइडेड बाय E1 इक्वल्स टू R। यहाँ से हम कोई ऐसी ऑप्शन देख लेते हैं जो हमारे पास ऐसी वाली बनती हो। E2 इंटू R1 माइनस E1 इंटू R2।
देखिएगा कोई ऐसी ऑप्शन बनती है। आई वुड जस्ट लाइक टू चेक द ऑप्शंस फॉर दिस, क्योंकि कभी कभी बुक्स में मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है। अब आप लोग मेरी मैथमेटिक्स भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है मैंने कहीं पे कोई एरर कर दिया हो कैलकुलेशन के दौरान। क्वेश्चन नंबर है 34। E2 into R1 minus E1 into R2 by E1. E2 into R1 minus E1 into R2 divided by E2. Okay. E1 into R2 minus E2 into R1 divided by E1. E1 into R2 minus E2 into R1 divided by E2. अच्छा जी, E1 over R1, E1 over R1 यहाँ तक तो ठीक है। E1 प्लस E2 ये भी ठीक है। R1, ये R1 से मल्टीप्लाई होगा, E1 इंटू R1 प्लस, हाँ जी, दैट्स द प्रॉब्लम हियर। ये आई सी, आई हाईलाइट इट फॉर यू। ये R1, I'll use green color for that, this looks hideous। ये जो R1 है, जब ये यहाँ जाकर E2 से मल्टीप्लाई होता है तो मैंने यहाँ गलती से ये R2 लिख दिया है। This is supposed to be R1, that's my problem here। Okay, see that got me wondering that maybe there has been some error that I have made also। ये E1 into R2 दूसरी तरफ जाकर बाकी सारे ठीक है होपफुली। तो हम इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं अपने फाइनल आंसर को। दैट्स गोइंग टू बी E2 R1 minus E1 into R2 divided by E1 equals to R। हम्म, तो आई थिंक करेक्ट आंसर इसका ए बनता है। देखें फिजिक्स इसमें ना यहाँ तक थी। उसने हमें बताया था कि सेल वन के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो। तो मैंने याद किया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ वाली इक्वेशन कौन सी थी। उसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर मैंने जीरो डाला। आई इंटू आर वन दूसरी तरफ ले जाकर सब्ट्रैक्ट किया। फिर ई वन इक्वल्स टू आई आर वन बनाया, और आई जो कि पूरे सर्किट में कॉमन होगा उसको हमने एक इक्वेशन की टर्म्स में बना लिया। फिर याद किया कि पूरी लूप के अंदर, पूरे सर्किट के अंदर कितने ईएमएफ लगे हुए हैं और कितने वोल्टेजेस कंज्यूम होंगे। इनको यूज करते हुए मैंने किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की एक इक्वेशन लिखी, ईएमएफ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, यहाँ पर मैंने करंट की जगह वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जो वन से ड्राइव किया था। देखें इसमें ना मैथमेटिकल प्रॉब्लम जरूर हो सकते हैं, फिजिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा नहीं है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। Which graph shows how the resistance R of a filament lamp varies with the applied potential difference? Resistance R of a filament lamp varies with the applied potential difference। वोल्टेज बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या फर्क पड़ता है जी? व्हाट डू यू थिंक कुड बी द आंसर फॉर दिस? राइट, सेंड मी अ मैसेज। जी, सेंड मी अ मैसेज। हम्म, ओके, सिर्फ चार लोगों ने, पांच लोगों ने जहमत की। ओके, दानिया कहती हैं ए, हसन अली कहते हैं ए, ऑन कहते हैं बी, बिस्मा कहती हैं ए। ओके, ठीक है, इकरा कह रही है, हरीम कह रही है बी। अच्छा, सीन ये है कि ना बी वाली ऑप्शन में ये मसला है कि जहां वोल्टेज जीरो है वहां रेजिस्टेंस जीरो है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस जीरो हो सकती है? एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए बी तो नहीं हो सकता। ओके, बी तो नहीं हो सकता। और हमें यह भी पता है कि वोल्टेज बढ़ाने से वोल्टेज इंक्रीजेस, सो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है।
तो हमें ऐसा ग्राफ चूज करना है जिसमें जहां पर वोल्टेज जीरो है वहां रेजिस्टेंस यानी वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो नहीं है. बाय दैट लॉजिक ए शुड बी द करेक्ट आंसर. सी भी हो सकता था, डी भी हो सकता था, लेकिन डी में तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए डी नहीं हो सकता. सी में वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये बात भी गलत है. इसलिए सही जवाब इवेंचुअली कम्स आउट टू बी ए. आई होप जिन लोगों ने गलत आंसर्स चूज किए थे आपकी रेक्टिफिकेशन हो चुकी है यहाँ. हरीम, दानियाल, हसन अली, आई होप यू गेट इट एवरीवन. Yes, ladies and gentlemen. ठीक है, शाबाश. Hareem, do you get why B is wrong? चलो आगे चलते हैं. Moving on to the next question. ये किरचॉफ लॉ का है, आई थिंक ये नहीं पूछा था उन्होंने. और भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं. लेट्स ट्राई एंड सॉल्व देम. अच्छा, ये क्वेश्चन आजकल लोग बहुत पूछ रहे हैं. आई हैव नो आइडिया व्हाई. दिस इज प्रीटी इजी, बट लेट्स डिस्कस इट. The diagram shows 2 points P and Q which lie 90 degrees apart on a circle of radius r. A positive point charge at the center of the circle creates an electric field of magnitude E at both P. Which expression does the work? अच्छा, ये वो वाला नहीं है. बेसिकली ना हमारे सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था इलेक्ट्रिक फील्ड्स का. इलेक्ट्रिक फील्ड्स अब दे आर नॉट इन सिलेबस एनीमोर. नॉट इन सिलेबस एनीमोर. ठीक है जी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारे सिलेबस में मौजूद ही नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है ना, दैट इज इरेलीवेंट. इसी तरह यहाँ अगले क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ये जो पैरेलल प्लेट्स वाली है ना, दे आर चार्ज्ड प्लेट्स. एक लिक्विड ड्रॉप है, इक्विलिब्रियम बाय द कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स वेट. ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड का क्वेश्चन है, इसलिए यू शुड इग्नोर दिस एज वेल. दे आर बोथ इरेलीवेंट. आई थिंक शायद हुरिया ने पूछा है फ्रॉम द सिटी स्कूल. हुरिया, आई होप यू गेट योर आंसर. सच क्वेश्चंस आर नॉट रेलेवेंट एनीमोर. Moving on to the next question. I think this one's going to be relevant, so we try it together now. When the current in a wire is 5, the average drift speed of the conduction electron in the wire, ये है drift speed. Which row gives a possible cross-sectional area and number of conduction electrons per unit volume for this wire? आप याद करें, I equals to NEVA हुआ करता था. करंट की वैल्यू हमारे पास है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है. वो हमसे कहते हैं कि पता करके बताओ कि एन की वैल्यू और ए की वैल्यू क्या हो सकती है. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? ठीक है जी, हम ये करके देख लेते हैं. आई डिवाइडेड बाय ई इंटू वी इक्वल्स टू एन इंटू ए. यहां से ना हमारे पास करंट भी है, ड्रिफ्ट स्पीड भी है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी है. हम इनको मल्टीप्लाई करके ना एक नंबर निकाल लेते हैं. फिर बारी बारी सारी ऑप्शंस में एन को ए से मल्टीप्लाई करके देखते जाएंगे. जिस केस में भी आई ओवर ई वी जितना आंसर आएगा वो वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी. लेट्स सी. करंट है 5, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 raised to power -19, और वी ड्रिफ्ट स्पीड है 7.4 इंटू 10 raised to power -4. जरा सॉल्व करके बताएं जी क्या आता है. आई डोंट हैव माय कैलकुलेटर राइट नाउ. जल्दी से ब्रैकेट्स जरूर यूज कीजिएगा, ब्रैकेट्स. किसी ने किया अभी तक?
चलें, जो भी आंसर आता है यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपने ये देखना है कि ये n इंटू ए के बराबर होना चाहिए। n ये रहे और a ये रहे। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखें क्या ये वाला आंसर आता है। अगर आता है तो ये ठीक ऑप्शन होगी। अगर नहीं आता तो फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इसके बराबर रख के देखें क्या यही आंसर आता है। आता है तो फिर ये ठीक ऑप्शन होगी। नहीं आता तो फिर आप थर्ड ऑप्शन ट्राई करें। 7.3 इंटू 10 पावर 26 को 2.3 इंटू 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या ये आंसर आता है। अगर आ जाता है तो फिर ये ठीक आंसर होगा, नहीं तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप दैट्स अंडरस्टैंडेबल। कैलकुलेटर किसी के पास है नहीं, मेरे पास भी नहीं है, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन करना कैसे है। एंड लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक्स, डू यू अंडरस्टैंड हाउ दिस। Here's another question. I think we have lost count. This is question number 6 or 7. Okay. A 20 वोल्ट डीसी सप्लाई, अच्छा 12 वोल्ट है, यहाँ से करंट आता है इधर तक, करंट इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। एल और एम में मिला के टोटल 20 वोल्ट्स इस्तेमाल होने चाहिए, पी और क्यू में टोटल मिला के 20 वोल्ट्स इस्तेमाल होने चाहिए। ओके, ठीक है। तो देखते हैं, ये एल में करंट के एंटर होने से पहले इधर 20 वोल्ट्स थे। 7 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो गए, यानी 20 में से 7 इधर इस्तेमाल हो गए, तो यहाँ पे 3 वोल्ट्स बाकी रह जाएगा। ठीक है जी। अब अगर करंट एन में से गुजरता है तो उसमें 4 वोल्ट ड्रॉप हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि एन में से गुजरने के बाद यहाँ 13 में से 4 वोल्ट कम बाकी बचेंगे, दैट्स गोइंग टू बी 9 वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट। करंट जो पी में एंटर होने वाला था, इसमें यहाँ पर 20 वोल्ट्स थे, यहाँ 20 है और उस पी में से गुजरने के बाद 9 है, इसका मतलब है कि 11 वोल्ट्स टोटल पी में इस्तेमाल हुए। ओके, करंट को आर में क्यू में से गुजरने के बाद यहाँ पर फिर से 0 वोल्ट्स बाकी होने थे। तो आप देखें कि क्यू में गुजरने से पहले यहाँ पर 9 वोल्ट्स थे और क्यू में से गुजरने के बाद 0 वोल्ट्स बाकी रहे, तो क्यू में टोटल कितना इस्तेमाल हो गया, 9 वोल्ट्स। पी में 11 वोल्ट्स इस्तेमाल हो गए और क्यू में 9 वोल्ट्स इस्तेमाल हो गए। एम को आइडेंटिफाई करते हैं। जो करंट ऊपर वाली ब्रांच में से गुजर रहा था, 20 में से 7 वोल्ट्स एल में इस्तेमाल हुए, इधर 13 वोल्ट बाकी बचे थे, जो यहाँ से गुजर के एम में से पास थ्रू कर जाएगा, यहाँ पर फिर से 0 वोल्ट बाकी होने चाहिए, क्योंकि करंट जब वापस बैटरी के पास जाता है तो उस वक्त करंट के पास 0 वोल्ट्स होते हैं। तो पता चला एम कम्स आउट टू बी 13 वोल्ट्स, पी कम्स आउट टू बी 11 वोल्ट्स एंड क्यू कम्स आउट टू बी 9 वोल्ट्स। इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑप्शन चेक कर लें। एम नीड्स टू बी 13, P needs to be 11. So C should be the correct answer. Let's see if everything's okay so far. People, send me your responses. Um, Chalo, moving on. That is going to be the last question. I think that is question number 7. The diagram shows a junction in a circuit where 3 wires P, Q and R meet. ये क्वेश्चन है क्लासिकल, एक किरचॉफ्स करंट लॉ का क्वेश्चन है। किरचॉफ्स करंट लॉ। The currents in P and करंट इन पी एंड क्यू कहना चाह रहा होगा, वो गिवन है 1 एम्पेयर और 3 एम्पेयर। हाउ मच चार्ज passes a point in wire R in a time of 5 seconds। वो कहते हैं कि बताओ R में कितना चार्ज पास करेगा इन 5 सेकंड्स। किसी तरह अगर हमें R का करंट पता चल जाए, R होता है Q/T, चार्ज निकालना है, अगर R का करंट किसी तरह पता चल जाए, उसको टाइम से 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चार्ज पता लग जाएगा। ठीक है, अब इस जंक्शन की तरफ 1 एम्पेयर करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ दिखाया ये जा रहा है कि 3 एम्पेयर करंट इससे दूर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस 1 एम्पेयर के साथ साथ कहीं से तो ये 2 एम्पेयर करंट आया होगा, तभी तो वो एड अप होके 3 एम्पेयर बन जाएगा। दैट्स नाइस। एक दफा फिर से, यहाँ से करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन है, इस वाली ब्रांच का करंट टुवर्ड्स है या अवे है ये हमें नहीं पता है, लेट्स से, और ये है करंट अवे। तो सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग अवे। तो आई प्लस आई आर शुड बी इक्वल टू 3।
ये था 1, तो IR comes out to be equal to 3 minus 1. ये वाला करंट था 1, बताया भाई ये रहा। तो IR comes out to be 3 minus 1, that is 2. तो पता चला कि करंट इन द R is going to be 2. इसको 5 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, दैट गिव्स यू द QR. आंसर शुड बी 10 कूलम्स एंड दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर, सी। आई होप मेरी ये डिस्कशन आपको समझ आई है। सेंड मी योर मैसेजेस। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। सर हाउ डू वी नो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन R? बाय कॉमन सेंस। बिस्मा, जंक्शन की तरफ 1 एम्पेयर करंट आ रहा है और 3 एम्पेयर अवे जा रहा है, इसका मतलब है कि किसी और रास्ते से 2 एम्पेयर करंट आ ही रहा होगा ना, फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन कर रहा होगा, है ना बिस्मा? तभी तो ऐड अप होके वो 3 होगा। All right. Thank you very much. As always, you people have been an excellent audience. It was fun trying to solve your problems. और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह अपनी प्रॉब्लम्स मुझे भेजते रहेंगे जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। अल्लाह हाफिज़। दैट वाज